मुख्य समाचारों के बाद अब खबरें विस्तार से। बिलासपुर कांग्रेस भवन में एआईसीसी सचिव और एसआईआर के जिला प्रभारी विधायक देवेंद्र यादव ने ब्लॉक अध्यक्षों और प्रभारियों की बैठक ली। इस मौके पर युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष आकाश शर्मा भी मौजूद रहे। देवेंद्र यादव ने कहा कि भाजपा और कांग्रेस के बीच विचारधारा की लड़ाई है। कांग्रेस गांधी के आदर्शों पर चलकर अमन और विकास चाहती है, जबकि भाजपा गोडसे विचारधारा से प्रेरित है। उन्होंने एसआईआर फॉर्म को लेकर सतर्क रहने की अपील की और कहा कि सत्ता पक्ष इसका दुरुपयोग कर सकता है। यादव ने लोकतंत्र बचाने के लिए जनता से जागरूक रहने की बात कही। जिले स्तर पे आके देखोगे तो यहाँ पूर्व मंत्री बिलासपुर के जो रहे और वर्तमान मंत्री के बीच में कला है, जो बिलासपुर लोकसभा से आते हैं। आप कैबिनेट में जाके देखोगे तो कैबिनेट में भी कला ही भरा हुआ है पूरा, और आप देखोगे मुख्यमंत्री के कार्यालय में तो वहाँ अधिकारियों के बीच में कला है। तो पूरी भारतीय जनता पार्टी पावर के दम पर लोगों की जबान को रोकने की कोशिश कर रही है। इतना विद्रोह आपस में फैला हुआ है कि लोग बस अपनी भावना व्यक्त करना चाहते हैं। जब संगठन में, सरकार में कहीं नहीं मिलता तो सार्वजनिक मंचों में कर देते हैं, जैसे यहाँ पर। केंद्रीय मंत्री तोकम साहब ने कहा है कि कांग्रेस की जो सरकार है, नेहरू जी की सरकार, वोट चोरी से बनी हुई। परसों ये बयान दिया, इस पर भी कुछ बोल दीजिए। मैं केंद्रीय मंत्री जी से अनुरोध करूंगा, बहुत वादे किए थे आपने सांसद बनने के लिए, और सांसद बनने के बाद आप केंद्रीय मंत्री बन गए। बिलासपुर के लिए आपने क्या किया है, इस पर जवाब दें। बिलासपुर के मिशन अस्पताल की जमीन पर मंगलवार को निगम प्रशासन ने बड़ी कार्यवाही करते हुए अवैध निर्माणों को ध्वस्त किया, जिससे करीब 32 परिवार प्रभावित हुए। बुधवार को पीड़ित परिवारों ने अस्पताल परिसर में जमकर हंगामा किया और निगम अधिकारियों पर अभद्रता के आरोप लगाए। उनका कहना है कि सुप्रीम कोर्ट के स्टे के बावजूद हॉस्टल तोड़ा गया और मांगे गए 2 घंटे का समय भी नहीं दिया गया। विवाद बढ़ने पर पुलिस बल तैनात किया गया। वहीं निगम आयुक्त अमित कुमार ने कहा कि स्टे ऑर्डर प्राप्त नहीं हुआ है, इसलिए कार्यवाही जारी रहेगी। अधिकारी को मैंने बता दिया है कि मौखिक रूप से हमको स्टे मिल चुका है, ये हमसे हार्ड कॉपी मांगा जा रहा है। तो मैंने कलेक्टर को प्रतिवेदन दिया है कि इस चीज़ को रोका जाए। तो निगम आयुक्त का कहना ये है कि कलेक्टर समझे इसको। मैंने सिर्फ 2 घंटा का आग्रह किया है कि 2 घंटे के लिए जेसीबी रोका जाए, यह उसकी कॉपी है। मैंने कलेक्टर को बता दिया है कि हमको ऑर्डर मिलने के बाद भी, स्टे मिलने के बाद भी यहाँ पे तोड़ फोड़ का कार्य जारी है। सुन ही नहीं रहे हैं। और प्लस ये है कि जहाँ पे भी जगह हमको दिया गया है वहाँ से तत्काल खाली करो, तो हम कहाँ लेके जाएं ये इसको बताइए। और कोई व्यवस्था नहीं है। हमारा घर को तोड़ दिए और खुद ही हम लोग को बोलते हैं कि भवन में रहो, जितना आपको इच्छा है, तो 4 दिन 5 दिन उसके बाद हम आपको देंगे। ना आवाज दे रहे, ना कुछ दे रहे, भवन से निकाल रहे। तो हम अपने दोनों बच्चे लोग को लेके कहाँ जाएंगे? हम परेशान करके रख दिए हैं, कहाँ लेके जाओ? हम तो वहीं रहेंगे, ना यहाँ घुसने दे रहे, ना वहाँ, ना पूरा हॉस्टल को तोड़ रहे हैं। वहाँ कम से कम रहेंगे करके हमारे पास ऑर्डर आया है, उसको भी तोड़ दे रहे जानबूझ के। लेके जाएंगे क्या? मरेंगे तो। हमने किसी प्रकार का स्टे प्राप्त नहीं हुआ है और माननीय उच्च न्यायालय में इनकी जो रिट अपील थी वो डिसमिस हुई थी। इसी के बाद कार्रवाई की भी जा रही है और किसी प्रकार का स्टे है भी नहीं और कॉपी भी आप लोग उपलब्ध नहीं। सर, ये लोग 2 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं क्योंकि इनके पास मौखिक से जो आदेश आ गया, हार्ड कॉपी के लिए 2 घंटे की मोहलत मांग रहे हैं। यदि माननीय उच्च न्यायालय से या माननीय सर्वोच्च न्यायालय से किसी प्रकार का स्टे होगा तो किसी प्रकार की कार्रवाई तत्काल रोक दी जाएगी, क्योंकि स्टे प्राप्त नहीं हुआ और इनका अपील जो है वो डिसमिस हो भी गया था। तो निरंतर कार्रवाई जो जारी है। लगभग कितना प्रतिशत कार्य पूरा हो गया सर? कार्य जो होना था लगभग 90% पूरा हो गया है और ये जो है ये लगभग पूरे कर दिया जाएगा। वो अलग अलग बिल्डिंग का अलग अलग है, वो अपने हिसाब से वो निगम और प्रशासन कार्रवाई कर रहे हैं। सर, इसको सब नष्ट करने के बाद क्या योजना है सरकार की? इसकी योजना जो है, क्योंकि कोई भी प्रोजेक्ट बनता है तो उसके लिए इसका ग्राउंड सर्वे कराना पड़ता है। उसमें जो ग्राउंड लेवल का असेसमेंट होता है वो अभी जारी है। एक बार जब ग्राउंड लेवल असेसमेंट हो जाएगा, अलग अलग प्रकार के जो एसेट्स हैं उनका इसमें पता चल जाएगा, उसके बाद ही कोई कार्य योजना में जो है भूमिगत उसको लाया जा सकेगा। भारतीय रेल के ट्रेन मैनेजरों ने वर्षों से लंबित समस्याओं के समाधान की मांग को लेकर फिर आवाज उठाई है। ऑल इंडिया गार्ड्स काउंसिल ने 9 प्रमुख मांगों पर त्वरित कार्रवाई की अपील की है, जिनमें 8वें वेतन आयोग का क्रियान्वयन, रनिंग अलाउंस में 25% बढ़ोतरी, MSCP लाभ और रिक्त पदों की भर्ती शामिल है। संगठन ने 24 जनवरी 2025 के JPO को सुरक्षा के विरुद्ध बताते हुए निरस्त करने की मांग भी की है। मीडिया प्रभारी रजनी पटेल ने चेतावनी दी कि अगर जल्द निर्णय नहीं लिया गया तो ट्रेन मैनेजर उग्र आंदोलन करेंगे। समस्याएं हमारी, मैंने आप लोगों को मेमोरेंडम भी दिया, मैं आपको बता दे रहा हूँ। मैं आपको बता देता हूँ हमारी मुख्य समस्याएं जो है,
एक तो हमारे जो वेतन विसंगतियां हैं उसके ऊपर में है, और दूसरी जो है कि जो संरक्षा का अवहेलना हो रही है उसके ऊपर में है। क्योंकि जैसे वो ट्रेनों में जहाँ गाड़ियाँ स्टेबल हो जाती है वहाँ पर हैंड ब्रेक बांधने के लिए कह रहे हैं। इसी तरह से आपका सेफ्टी के बहुत सारे रूल्स आ रहे हैं। जो हमारे पहले रेस्ट जो थे, अगर मैंने आउट स्टेशन हेडक्वार्टर में जाके हम 8 घंटे सोते थे, 8 घंटा रेस्ट लेके फिर अपनी फ्रेश होकर नौकरी करते थे, अब उसको कम करके 6 घंटा कर दिया गया है। तो ये सारी जो चीज़ें हो रही है संरक्षक के विरुद्ध हो रही है। तो वेतन विसंगतियाँ है ही है, उसके साथ साथ जो संरक्षण का अवहेलना हो रहा है उसको लेके है कि 8 CPC में हमारा कम से कम वेतन विसंगति को सुधारा जाए, और अगर उसके पहले भी रेलवे चाहे तो उसको सुधार सकती है। और रही बात कि अगर आपको वेतन में अगर आपकी वेतन विसंगति है तो सरकार ने एक नई पॉलिसी, उसके साथ साथ एक पॉलिसी लाई थी कि ACP जो एश्योर्ड आपका पे प्रोटेक्शन था उसको मॉडिफाइड एश्योर्ड पे ये कर दिया गया है। तो वो MSCP भी हमको नहीं मिल रही है क्योंकि हमारी ग्रेड पे भी नहीं है। तो ये हमारे वेतन विसंगति जो है उसको तो है ही है, क्योंकि नॉर्मल एक TA जिसको मिलता है और वो रनिंग स्टाफ को उसके बदले में माइलेज मिलती है। TA का 75% इनकम टैक्स छूट है जबकि माइलेज का नहीं है। उसी तरह से जब 50% महंगाई भत्ता बढ़ने के बाद जब उसको 25% TA में हाइक हो गया, लेकिन रनिंग का जो अलाउंसेस है उसमें कोई हाइक नहीं हुआ। तो ये हमारी मुख्य समस्या यही है। देखिए, हम लोग प्रेस क्लब पहुँचे, इसका एक हम लोग तो एक्चुअली हमको यहाँ आना नहीं था, है ना। हम लोग तो सोच रहे थे कि रेल प्रशासन के पास कई बार चले जाओ, वहीं से हमारी समस्याएं सुलझ जाए। पर हमने रेल प्रशासन पे मतलब कि नीचे के स्तर से रेलवे बोर्ड स्तर तक आइदर PMO तक भी हमने डिफरेंट मांगों को लेकर के गए हैं, लेकिन उसमें 90% मांगे हमारे अभी तक लंबित है, जो पिछले 5th पे कमीशन से चली आ रही है। मतलब 19-20 साल से हमारी मांगों को दरकिनार किया जा रहा है, और जबकि हमारे से काम दिन पर दिन बढ़ाया जा रहा है। ट्रैफिक बढ़ रहा है तो डेफिनेटली हमारा काम बढ़ रहा है, हमारे ऊपर मेंटल प्रेशर और फिजिकल प्रेशर बढ़ रहा है, लेकिन हमारे डिमांड्स को पूरा नहीं किया। हमारा वैकेंसी जिसमें हमने एक मुद्दा भी दिया है कि वैकेंसी फुलफिल है। 28% हमारी ऑल ओवर इंडिया पर वैकेंसी कम है। दैट मीन्स कि आप 75 लोग मिल करके 100 लोग काम कर रहे हैं, और उसके अलावा जो पहले का ट्रैफिक था उसके अपेक्षा ट्रैफिक कई गुना बढ़ चुका है। आप देख भी रहे हैं लदान हर साल, जैसे अभी ये जनवरी तक में 150 मेट्रिक टन का होता था, अभी वो अक्टूबर में ही वो पूरा हो चुका है। तो इतना ज़्यादा वर्क कराया जा रहा है, पर हमारी डिमांड्स जो जेन्युइन डिमांड्स हैं, जैसे मैं एक सिंपल एग्जांपल दे रहा हूँ। आप सभी बुद्धिजीवी वर्ग से जो सबसे आते हैं, इंटेलेक्चुअल्स हैं। मैं 2006 में गार्ड में आया था और 2800 ग्रेड पे में आया, और 2012 में मैं 4200 ग्रेड पे बन करके सीनियर गुड्स बन गया। उसके बाद मैं पैसेंजर बना, मेल एक्सप्रेस बना, और मैं उस 4200 पे ही हूँ। मेरा नाम डिजिग्नेशन आप कहीं भी चेंज कर दीजिए, पर हमको अगर मौद्रिक लाभ नहीं दिए तो हमारा प्रमोशन कोई मायने नहीं है। और मैं चैलेंज करता हूं कि आप पूरे ऑल ओवर में आप खोजी पत्रकारिता में कर सकते हैं। कोई भी ऐसा ऑल ओवर इंडिया में कोई भी ऐसा पद नहीं हुआ जिसमें कोई एक व्यक्ति का मात्र एक प्रमोशन हो। 28 में या 4200 में मैं रिटायर हो जाऊंगा। मैं 2039 में रिटायर होऊंगा, और उतने साल तक मैं मतलब 2012 से 39 तक एक ही पोस्ट पे, एक ही पे लेवल पे काम करूंगा। इतनी ज़्यादा क्या अन्याय है। बिलासपुर के साइंस कॉलेज मैदान में 14 से 20 नवंबर तक स्वदेशी मेले का आयोजन किया जा रहा है। पिछले 20 वर्षों से आयोजित हो रहा यह मेला अब भव्य रूप ले चुका है। इस वर्ष मेले में 250 से अधिक स्टॉल लगाए जाएंगे, जिनमें स्वदेशी उत्पाद, क्षेत्रीय व्यंजन और झूले आकर्षण का केंद्र रहेंगे। मेले में सांस्कृतिक कार्यक्रम और स्कूलों के बीच प्रतियोगिताएं भी होंगी, जिनमें 1500 से अधिक छात्र छात्राएं भाग लेंगे। स्वदेशी जागरण मंच का उद्देश्य देश को आत्मनिर्भर बनाते हुए स्वदेशी वस्तुओं के प्रयोग को बढ़ावा देना है। ये 14 नवंबर से चालू होने वाला स्वदेशी मेला क्या कुछ खास रहेगा, क्या कुछ? भैया, मैं सबसे आह्वान करूंगा कि इस बार आप बढ़ चढ़ के आइए, मेला घूमिए। 14 नवंबर से 20 नवंबर तक मेला रहेगा। और जो आपने पूछा कि बच्चों के लिए क्या खास रहेगा, मैं आपको बता दूं, 2 झूले जो इंडिया में दूसरे नंबर में झूला है, वो इस बार हमारे इसमें 2 झूले ऐड हुए हैं। उस झूलों का आनंद लीजिए, बच्चों के लिए बड़ा खास है। और लगभग जो आप पूछ रहे थे कि कितने लोग आ सकते हैं, तो आप समझ लीजिए कि पूरे मेले में लगभग 20 लाख पब्लिक आने का उम्मीद है, आएगी। और इस स्वदेशी मेले का पूरे साल भर इंतजार रहता है। और आप जान ही रहे हैं कि प्रधानमंत्री जी आह्वान कर रहे हैं, स्वदेशी अपनाइए, अपने देश की चीज़ें इस्तेमाल करिए। तो बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे हमारे सारे प्रदेशों से खाने के व्यंजन अच्छे अच्छे आते हैं। कचौड़ी है, बहुत सारे स्टॉल लगते हैं, बहुत सारे 300 से ऊपर स्टॉल हैं।
आप सब लोग आइए सपरिवार और मेला घूमिए, यही आपसे निवेदन। सुशांत द्विवेदी, निर्माण समिति सदस्य। हमारा स्वदेशी मेला पिछले कई सालों से लगता आ रहा है और इस साल भी 14 नवंबर से 20 नवंबर तक ही हमारा मेला है। इसमें तकरीबन 250 से ऊपर स्टॉल रहेंगे और जितने भी स्वदेशी वस्तुएं हैं उनका हम यहाँ पर आगे बढ़ाने का काम करते हैं। अब मोदी जी का भी एक विचार है कि स्वदेशी वस्तुओं का जो हम उत्पादन है और स्वदेशी वस्तुओं का इस्तेमाल हम आगे चल के आगे बढ़ाएं ताकि देश की उन्नति में हम एक योगदान दे सकें। धन्यवाद। मेला सुनते ही बच्चों के मन में एक अलग सा उत्साह रहता है। बच्चों के लिए क्या कुछ खास रहेगा? बच्चों के लिए यहाँ पे ड्राइंग कंपटीशन रहते हैं और कलाकृति कंपटीशन रहते हैं, फिर उसके बाद रंगोली कंपटीशन यहाँ रहते हैं और डांस कंपटीशंस रहते हैं बच्चों के लिए, और ये बड़े बच्चों के लिए भी रहते हैं और छोटे बच्चों के लिए भी रहते हैं। क्या कुछ कहना चाहेंगे बिलासपुर प्रदेश की जनता से इस मेले के बारे में? प्रदेश की जनता से और बिलासपुर की जनता से खासकर मैं ये बोलना चाहूँगा कि आगे बढ़ के, जैसा आपने हर साल इस मेले को प्यार दिया है, आगे बढ़ के भी इस मेले को प्यार दें। इस साल भी इसको सफल बनाने में अपना योगदान दें। धन्यवाद। मेरा नाम उचित सूद, मैं स्वदेशी जागरण मंच का जिला सह संयोजक हूँ। स्वदेशी मेला बिलासपुर में विगत 20 वर्षों से आयोजित होता आ रहा है और प्रतिवर्ष ये भव्य रूप लेता जा रहा है, विशाल रूप लेता जा रहा है। जिले की जनता को इसका इंतज़ार रहता है क्योंकि यहाँ उनको भरपूर मनोरंजन मिलता है और उनकी सभी इच्छाएं पूरी होती हैं, क्योंकि क्या है कि ये सिर्फ स्वदेशी मंच है। यहाँ पे स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार प्रसार, उनको बढ़ावा देने का मंच है ये, और हमारी जो क्षेत्रीय संस्कृति है उसको आगे बढ़ाना, यहाँ के कलाकारों को आगे बढ़ाने का मंच है ये। तो इससे एक तो आने वाले लोगों को ये पहचान होता है। स्वदेशी की हम बातें करते हैं, लेकिन स्वदेशी वस्तुएं हैं क्या क्या, तो यहाँ पे सिर्फ स्वदेशी वस्तुओं के उत्पाद यहाँ पे उपलब्ध होते हैं। लोग पहचान करते हैं, उनकी गुणवत्ता को समझते हैं। तो और सारे यहाँ पे क्षेत्रीय व्यंजन रहते हैं। हमारे क्षेत्रीय व्यंजन क्या क्या है वो सब यहाँ उपलब्ध होते हैं। और हमारा जो मंच है बहुत स्तरीय मंच होता है यहाँ पे। हमारे सब यहाँ के जो लोक कलाकार वगैरह सबको मंच मिलता है और उनको भी एक आगे बढ़ने का मौका मिलता है हमारे मंच से। और हमारा ये मेला 14 नवंबर से 20 नवंबर तक आयोजित होना है और इसकी सारी तैयारी हो गई हैं। और इसमें हमारे पूरे जितने सारे अतिथि लोग भी हमारे साथ आते हैं। हमारे प्रदेश के जितने राजनेता वगैरह सभी का इसमें होता है। मुख्यमंत्री, राज्यपाल तक हमारे मेले में आते हैं। तो ये हमारा मेला हमेशा सफल रहा अभी तक, जब तक किया है। इस बार भी हमारी नगर की जनता से आग्रह है कि इस मेले में ज़रूर आएँ और भरपूर मनोरंजन लें और मेले को सफल बनाएं। सांस्कृतिक कार्यक्रम यहाँ के लोक कलाकारों के लिए मंच दे रहे हैं और हम जितने यहाँ पे छात्र छात्राएं हैं सभी स्कूलों में हमारे प्रतियोगिता के फॉर्म बांटे जा रहे हैं और हमारे इस मेला स्थल पे करीब 1,500 छात्र छात्राएं प्रतिभागी बनती हैं और उनको हम लोग पुरस्कार वितरण भी करते हैं। तो एक तो उनको भी कंपटीशन में आने से बड़ा उनको अच्छा लगता है और बहुत स्तरीय होते हैं। सभी समाज के जो कलाएं हैं उनको भी लाते हैं हम, और जो हमारे क्षेत्र के जो बहुत अच्छे जो कलाकार हैं उनको भी मंच मिलता है। और लगभग 250 से 300 स्टॉल हमारे यहाँ लगते हैं। दुर्ग के प्राथमिक शाला निकुंभ में बीते 6 महीने से भवन निर्माण अधूरा पड़ा है। ठेकेदार की लापरवाही और अधिकारियों की अनदेखी के कारण कमरे की ढलाई अब तक नहीं हुई है। स्कूल परिसर में मटेरियल बिखरा पड़ा है और छत की सेटरिंग लकड़ी बल्ली के सहारे टिकी है, जिससे किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। प्रधान अध्यापक केशव राम कोराम और सरपंच भागवत पटेल ने ठेकेदार की मनमानी पर नाराजगी जताई। ठेकेदार राजशेखर ने पानी, मौसम और मजदूरों की कमी को कारण बताया। विद्यालय में फिलहाल 30 बच्चे अध्ययनरत हैं। सर, बार बार जिसको हमने ठेका दिए थे एसएमसी प्रस्ताव करके, तो उन्होंने तो काम समय में जल्दी उस समय चालू कर दिए थे और प्रस्ताव के साथ उसको बार बार बोला भी गया है कि समय पे काम कर देना भैया, पर उन्होंने आज तक नहीं किया। बीच में कई बार मैंने फोन लगाया, तब जाके सेंटिंग वेंटिंग किया, सब ठोके। उसके बाद दिवाली से पहले सेंटिंग ठोकाया, आज तक उसको मैं फोन लगा, फोन भी नहीं उठाता। और उठाता है तो आज आ रहा हूँ भैया, अभी आ रहा हूँ, 1 घंटे में आ रहा हूँ, 2 घंटे में, ऐसे करके मेरे को रोज मैं सुबह रोज उसको फोन ही लगाने में ही मेरा समय रहता था। अब क्या करूँ, छोटे छोटे बच्चे हैं, हादसे का शिकार भी हो सकते हैं, इससे हमें भी डर बनी रहती है। 6 महीने पहले से कार्य चालू है और इसका ठेकेदार राजशेखर है।
और कार्य कर रहे हैं, करके काम तो लगाया लेकिन अभी तक के पूर्ण काम नहीं किया। बहुत बार फोन लगा चुके हैं, बोल चुके हैं, हमारे प्रधान पाठक बोल चुके हैं, हमारे शाला विकास समिति के अध्यक्ष भी कई बार फोन लगा के बोल चुके हैं, लेकिन अब तक कार्य पूर्ण नहीं हुआ। आप लोग देख ही रहे हैं। किस तरह से कहाँ प्रयास किए गए जल्द से जल्द काम पूरा हो जाए इसके लिए? हम लोग अपने स्तर में पूरे प्रयास किए हैं सर। कहाँ बात हुई, किनके पास जाके? यहाँ तक के विधायक और शिक्षा अधिकारी तक के बात हो गई। क्या कुछ कहना था? हो जाएगा काम पूरा, ऐसा करके ठेकेदार बोले जल्द से जल्द हो जाएगा। पर आज 6 महीने बाद भी काम पूर्ण नहीं? हाँ, 6 महीने हो गए, लगभग 6 महीने हो गए, फिर भी काम पूरा नहीं। अपना अभी 15-20 दिन हुआ है काम रुके हुए। दिवाली से पहले चल रहा था, सैनिटरी काम चल रहा, फिर ढलाई होने का काम बाकी है। अभी क्या लेबर आया नहीं था दीपावली छुट्टी होने के बाद। अभी कल उनको बोला था मंडे से काम चालू होगा, फिर मंडे के भी अपना चालू नहीं होगा। अमूमन देखा जाता है हफ्ता 10 दिन में तो एक छज्जा तोड़कर ढालने की प्रक्रिया 1 से 1.5 महीने में हो जाती है। हाँ, हो जाती है। इतना समय लग रहा है? 4 महीना? फर्स्ट अपना क्या हुआ था, वहाँ ढलाई करने से पहले छत तोड़ाई हुआ था, तो अपना वहाँ पानी की समस्या आई थी। तो क्या इसमें क्या लेबर हमारे टूट गया था, इतनी दूर थी निकुंभ में, यहाँ से क्या बोरसी से आते थे लेबर लोग, तो उसके बीच में फिर बरसात की मौसम हुआ था, उसमें भी काम रोक दिया गया था। क्या गुंजाइश है, कब तक काम पूरा हो जाएगा? मिनिमम 1 महीना लगेगा। 1 महीना भी नहीं लगेगा, प्लास्टर तो पूरा कंप्लीट करके 1 महीना लगेगा। कितने समय का था टेंडर? टेंडर तो अपना 2-3 महीना में कंप्लीट करके दे दूंगा बोला था। आज 6 महीना हो गया। 6 महीने के बाद भी नहीं, और चूंकि सैनिटरिंग ऐसे ही वो हिलता डुल रहा है, बच्चे भी दुर्घटनाग्रस्त का शिकार हादसा हो सकता है, सैनिटरिंग गिर सकता है, बच्चे स्कूल पढ़ने आ रहे हैं, उसकी जवाबदारी किसकी होगी? नहीं, उसका मैं जल्दी कर दूंगा काम ना, ये अगले मंडे से अपना काम वहाँ चालू हो जाएगा। छत्तीसगढ़ में 15 नवंबर से शुरू होने वाली धान खरीदी पर संकट गहराता जा रहा है, क्योंकि सहकारी समिति कर्मचारी संघ अपनी 4 सूत्रीय मांगों को लेकर अब भी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर डटा है। दुर्ग के मानस भवन में 3 नवंबर से चल रही हड़ताल में 3500 से अधिक कर्मचारी शामिल हैं। प्रदेश अध्यक्ष नरेंद्र साहू पर दर्ज एफआईआर से कर्मचारियों में गहरा आक्रोश है। कर्मचारियों ने कहा कि वे 17% नमी वाला धान खरीदते हैं, फिर भी उन पर झूठे मुकदमे दर्ज किए जाते हैं। अब संघ ने धमतरी में उप पंजीयक कार्यालय का घेराव करने का ऐलान किया है। हमारा हड़ताल 24 तारीख से अनुरोध चालू है, जिसमें हम 3 तारीख से राज्य स्तरीय हड़ताल करने के लिए जा रहे थे, लेकिन राज्य स्तर में जगह नहीं मिलने के कारण संभाग स्तरीय हड़ताल चालू है। और हमारे हड़ताल से सभी प्रकार के काम, ऑनलाइन ऑफलाइन काम ठप है। सरकार सख्ते में आ गई है कि किस प्रकार से काम कराया जा सके, और इधर किसानों को दबाव आ रहा है, जिससे सरकार सहमे हुए हैं। ठीक है, अगर इसी तरह से लड़ाई तो ये तो जारी रहेगी जब तक मांग पूरी नहीं होगी, लेकिन अगला कदम क्या होगा? हमारा अगला कदम होगा, जब तक कि कैबिनेट की मंजूरी नहीं आ जाएगी तब तक कि हमारी मांग चलता रहेगा, और हमारा मांग जब तक पूरी न हो जाए तब तक चलते रहेगा, चाहे जेल जाना क्यों न पड़े। और आगे की स्थिति में हम लोग सामूहिक इस्तीफा देंगे, जिससे हमको धान खरीदी नहीं करना है। सरकार अपने जो प्रभारी नियुक्त किए हैं उससे धान खरीदी करा ले, और धान में सूखत आता है कि नहीं उसको पता कर सकते हैं। आप लोग हड़ताल पे बैठ गए हैं? हम लोग वैसे हड़ताल में आज ही नहीं बैठे, 3 तारीख से अनिश्चितकालीन हड़ताल पे है। 24 तारीख से हम सरकार को जगाने की कोशिश किए थे, जिला स्तरीय रैली किए थे, फिर 28 तारीख को संभाग स्तरीय रैली किए थे। प्रदेश में जगह नहीं मिलने के कारण हम लोग अनिश्चितकालीन हड़ताल पर है। किस तरह की 4-5 मांगे हैं जो अभी तक सरकार के द्वारा पूरी नहीं की गई? हमारी 3 मांगे तो पिछले 3 साल से लंबित है। पहली मांगे उसमें धान खरीदी की सूखत है। धान खरीदी में जो हम धान खरीदी करते हैं, सरकार बोलती है कि धान सूखता नहीं है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूछना चाहूंगा, और सारे हमारे नेताएं और हमारे आप सारे किसान जानते हैं कि धान एक प्राकृतिक वस्तु है, वो सूखता है, लेकिन सरकार मानने को तैयार नहीं है कि धान सूखता है। हम लोग उसी सूखत को मांग कर रहे हैं। हम लोग 17% नमी पर 1 नवंबर से धान खरीदी करते हैं, उसका उठाव जनवरी, फरवरी, मार्च और कई जिलों में, कई खरीदी केंद्रों में आज तक धान रखा हुआ है। आप ही बताइए चैनल के माध्यम से कि अभी तक धान रखा हुआ है जो नवंबर 2024 से खरीदी किए थे, वो अभी तक नहीं उठाया, तो उसमें सूखत आएगा कि नहीं आएगा? यदि आएगा तो उसकी भरपाई कौन करेगा? उसके लिए हमारे सारे जो धान खरीदी प्रभारी है उनके ऊपर एफआईआर करना या उनसे वसूली करना, ये कहाँ की न्याय संगत बात है। संविदा कर्मियों को भी तनख्वाह को लेकर कोई बात सामने आई है क्या? जी, हमारे ऑपरेटर भाई है जो 18 साल से 2007 से कार्यरत है, उनके लिए अभी एक धान खरीदी नीति में 2024-25 और 25-26 की नीति में आउटसोर्सिंग भर्ती करने का प्रावधान कर दिया था, और उसमें पिछले वर्ष 2024 में 12 महीने का वेतन देता था उनको। उनके स्थान पर इस वर्ष
6 महीना देने का बात कर रहे हैं। तो ये बताइए, आप लोग लगातार 18 साल से काम कर रहे हैं, वो उनको 12 महीना वेतन मिलता था, अब 6 महीना मिलेगा। ये हमारा विकास है कि विनाश है? भिलाई IIT में मध्य प्रदेश के छात्र सौमील साहू की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत के बाद देर रात छात्रों ने कैंपस में जोरदार हंगामा किया। बताया जा रहा है कि नाश्ता करते वक्त हिचकी आने से छात्र की मौत हो गई, लेकिन साथियों का आरोप है कि समय पर इलाज न मिलने से उसकी जान गई। छात्रों ने कॉलेज प्रशासन पर सुरक्षा और स्वास्थ्य व्यवस्था में गंभीर लापरवाही का आरोप लगाते हुए न्याय की मांग की। हालात बिगड़ने पर पुलिस बल तैनात किया गया। ASP सुखनंदन राठौर ने बताया कि मामले की जांच जारी है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। भिलाई IIT में एक स्टूडेंट की मृत्यु हुई है, जिसको एक प्राइवेट हॉस्पिटल लाया गया था जहां ब्रॉड डेथ घोषित हुआ था, जिस पर मर्ग कायमी कर PM करा करके परिजनों को शव सौंपा गया है। इसमें मर्ग कायमी कर जांच की जा रही है। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देखते रहिए हॉर्नबिल TV।